चूंकि अब सोवियत रूस बचा नहीं तो नाटो चीफ के पास काम नहीं कि दिस इज फर्स्ट टाइम जब नाटो कंट्रीज ने नॉन नाटो मेंबर्स को धमकाया हो। अगर हम इसका साथ नहीं दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो बेइज्जत हो जाएगा। दुनिया के 32 जो देश हैं ये अपने अपने स्तर पर चोरी छुपे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो नाटो चीफ ने फिलहाल कही है कि हम 100% तक सैंक्शन लगा देंगे इंडिया, चाइना, ब्राजील पर कि अगर रूस से व्यापार करते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए। क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, रशिया इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। ऐसे में मार्क रूट का यह बयान केवल ढकोसलेबाजी है। ट्रंप ने आते ही नाटो कंट्रीज से कहा कि अगर तुमने इसमें पैसे देना बंद किया तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए नाटो में रहने वाला नहीं हूं। तो अमेरिका एक तरह से नाटो को फंड करके अब उसे युद्ध में उतारना चाहता है कि नाटो चीफ ने ट्रंप को एज ए डैडी रेफर किया था। ट्रंप जो है वो पुतिन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप का जो पहले दिन से इंस्टेंस था कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये एंटी अमेरिका सेंटीमेंट डेवलप कर रही हैं। G7 कंट्रीज ने ऑयल को लेकर के कैप लगा दी। रूस ने हमको उससे भी सस्ता तेल दिया और उसके सस्ते तेल का फायदा अमेरिका ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जिस व्यक्ति को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है मार्क रूट। आप हैं नाटो चीफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समूह जिसे अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो सोवियत रूस के खिलाफ उसका उपयोग कर सके। चूंकि अब सोवियत रूस बचा नहीं तो नाटो चीफ के पास काम नहीं, और ऐसे में नाटो चीफ ने हाल ही में भारत, ब्राजील और चीन को धमकाते हुए कहा है कि यदि आप लोगों ने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा तो आप लोगों को 100% तक टैरिफ देना पड़ सकता है। भारत जैसे देश को नाटो के मुखिया के द्वारा धमकाते हुए यह कहना कि यदि आप लोगों ने रूस को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया तो आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। यह व्यक्ति वही है जो 2 दिन पहले आप लोगों ने ट्रंप के साथ सीट साझा करते हुए देखा था। ऐसे में भारत पहले तो ट्रंप को सुनता आया कि भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नेगोशिएट करा करके ही मैंने युद्ध रुकवाया, तो क्या भारत अब ट्रंप के बाद नाटो मुखिया की भी सुनेगा? बड़ा सवाल है साथियों। आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी और इस विषय चर्चा को आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि यह अल्टीमेटली हो इस आदमी के लिए रहा है जो आदमी अपनी जिद के चलते, नाटो का सदस्य बनने के चलते अपने देश को बिकवा दिया हो। ट्रंप जैसे ही आए, ट्रंप ने आते ही नाटो कंट्रीज से कहा कि आप लोग पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो, क्योंकि नाटो वास्तविकता में बना भी अमेरिका की चाहत पे था। लेकिन अमेरिका ने जहां शुरुआत में तो इन देशों को इकट्ठा किया यह कह करके कि चिंता मत करो, सब मिलकर के एक साथ युद्ध करेंगे, लेकिन वहीं वो अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में नाटो कंट्रीज को यह कहते हुए धमका दिया कि अगर तुमने इसमें पैसे देना बंद किया तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए नाटो में रहने वाला नहीं हूं, मैं अपनी सुरक्षा खुद करना चाहता हूं। ट्रंप ने शुरुआती दिनों में ही यह कह दिया था कि यदि हर देश ने अपनी जीडीपी का 5% नाटो के फंड में नहीं डाला तो मैं तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। एक तरह से बार्गेनिंग करते हुए ट्रंप ने नाटो कंट्रीज से फंड इकट्ठा करवा लिया। अब फंड तो इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे का करें क्या? पैसे के लिए जरूरी होता है युद्ध में उतरे रहना। तो अमेरिका एक तरह से नाटो को फंड करके अब उसे युद्ध में उतारना चाहता है। क्या आर्टिकल 5 आज तक यूज में आया है क्या? आया है। अमेरिका ने ही यूज किया था नाटो फोर्सेस का पूरा की पूरा फंड, या फिर कहिए उनका साथ, जब उसे अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ जाना था। यूक्रेन जो है वो पहले से नाटो के साथ रहा है, नाटो का अलाई बनने का प्रयास किया है। जो भी नाटो चीफ होते हैं ये इन देशों में से किसी ना किसी देश के बड़े मुखिया रहे होते हैं। जैसे फिलहाल जो मार्क रूट हैं ये कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड थे। इनसे पहले जो जेंस स्टोलबर्ग थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे थे। ये जो लोग होते हैं, जैसे पहले स्टोलनबर्ग थे, ये बाइडेन के बहुत करीबी माने जाते थे क्योंकि इन्हें बाइडेन ने अपनी तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया था। अब जो ये मार्क रूट हैं ये 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका एक बार गए थे। उस समय पर मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नीदरलैंड डच के नाम से जाना जाता है, हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। यहां पर नीदरलैंड के इस व्यक्ति ने, यानी कि ये जो मार्क रूट है, इसने ट्रंप के सामने कुछ बोल दिया था जिसका मीडिया ने कहा कि ये बड़ा ब्लंट आदमी है। इसने ट्रंप के सामने बोल करके एक तरह से उसकी इज्जत को बेइज्जत कर दिया है। लेकिन अब जब से ये नाटो चीफ बना है इसे समझ में आ चुका था कि ट्रंप मुझसे पुराने समय का बदला निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मार्क रूट जब नाटो चीफ बनाए गए तो ये इसके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। आपको याद होगा कि नाटो चीफ ने ट्रंप को एज ए डैडी रेफर किया था
कहा था कि आप तो नाटो के अब्बा हैं, आपके अभाव में नाटो चलेगा कैसे? आप हैं तो नाटो है, और आप नाटो की बैठक में आइए, क्योंकि आपका सब इंतजार कर रहे हैं और आपकी वो 5% वाली बातें मान ली हैं। यही वो व्यक्ति है जो इस समय एक तरीके से कहिए तो मसाला लगा रहा है किसके? ट्रंप के, उसको मनाने का प्रयास कर रहा है कि ट्रंप आप मान जाओ, क्या पता आपकी नाराजगी हमें बेरोजगार ना कर दे, हमारी सुरक्षा कौन करेगी? इसीलिए यह व्यक्ति इन दिनों यात्रा पर गया हुआ है अमेरिका की, और वहां पर ट्रंप से जब बतिया रहा था तो ट्रंप ने इसके मुंह से यह लाइन बुलवाई, क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिनों पहले अपने एक सांसद से भी, सीनेटर से भी लाइन बुलवाई थी, अब मार्क रूट के माध्यम से यह बात बुलवाई। एक तरह से इनडायरेक्टली ट्रंप जो है वो पुतिन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने पुतिन के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत किया है, या कहिए तो रूस के साथ संबंधों को बहुत मजबूत किया है। एक तरह से इन ब्रिक्स कंट्रीज को अमेरिका बहुत बुरी तरह से, या कहिए तो ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिका को बहुत बुरी तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनते जा रहे हैं, उन देशों के लीडर बन रहे हैं जिन देशों को पहले कभी किसी ने हाशिए पर छोड़ा हुआ था। अब ये देश धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदा, यह सत्य है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद कर ना केवल खुद का बल्कि दुनिया का भला किया, यह दूसरा सत्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वॉर टाइम में, जब से फरवरी 2022 से संघर्ष चल रहा है, भारत के द्वारा कई मंचों पर, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, भारत के मतलब तमाम जो लोग हैं, डिग्निटरीज हैं, उन सब ने यही कहा कि हम ऑयल केवल खुद के लिए नहीं खरीद रहे। हमारे जैसा देश जो 85% ऑयल इंपोर्ट करता है दुनिया के 40 देशों से, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अलग अलग देशों से करते हैं। सस्ता तेल इंपोर्ट करके हम दुनिया में प्राइस की जो डिमांड एंड सप्लाई के चलते, डिमांड जब इंक्रीज हो रही हो और प्राइस बढ़ जाए, तो हमने प्राइस को कंट्रोल रखने में कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम गल्फ कंट्रीज पर या अन्य 40 देशों पर निर्भर रहते तो हमारी डिमांड बढ़ना मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें बढ़ाता। ऑयल की बढ़ती कीमतें आप लोग हैंडल कर नहीं पाते, हमने तो रूस से खरीद करके प्राइस को सेटल किया है, लेकिन ये लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं होते। खैर एनीवे, भारत ने जितना भी तेल खरीदा उसके चलते रूस के पास पैसा गया, यह सत्य है। और बाइडेन ने भी मोदी को उस समय भी कहा था कि भाई इसका कोई रास्ता निकालो कि आप लोग कैसे ऑयल परचेज करते रहोगे, कहां रुकोगे। ऐसे में कहते हैं कि G7 कंट्रीज ने ऑयल को लेकर के कैप लगा दिया कि $50 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं खरीदोगे। रूस ने हमको उससे भी सस्ता तेल दिया, और उसके सस्ते तेल का फायदा अमेरिका ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया। हमने इनसे तेल लिया, हमने रिफाइन किया, जामनगर रिफाइनरी में हमारे रिलायंस के यहां पर रिफाइन हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने हमसे वही रूसी तेल खरीदा है, अमेरिका तक ने हमसे तेल खरीदा है। लेकिन अब अमेरिका चाह क्या रहा है कि कैसे करके मैं पुतिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करूं, और उसके लिए उसने सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब यह हुआ कि यदि आप लोग नहीं रुके तेल खरीदना तो हमें रूस पर तो प्रतिबंध लगाएंगे ही, हम उस पर तो सैंक्शन लगाएंगे ही, लेकिन तुम लोग उससे व्यापार कर रहे हो तो तुम पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। यही बात नाटो चीफ ने फिलहाल कही है। पहले 500% टैरिफ की धमकी दी गई थी, अब 100% टैरिफ की धमकी दी गई। टैरिफ 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 टैरिफ, अमेरिका लगातार टैरिफ को वेपन के रूप में यूज में ले रहा है। इस व्यक्ति को भी जब इन्होंने पहले धमकाया था कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो पलट गए थे। लूला जी हैं, ये आपको याद होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आपको लगता है कि किसी सॉवरेन कंट्री के साथ आप कुछ कर सकते हैं, गलतफहमी निकाल दीजिएगा। अब भाई साहब इनको भी वापस से धमका दिया गया कि तुम्हारे साथ गलत कर देंगे। तो मार्क रूट का यह कहना जो है वो किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 दिन बाद आप नाटो चीफ नहीं रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो आपको जाना ही है, वापस अपने देश लौट कर जाओगे। किस कैपेसिटी से आप दुनिया के अंदर मुंह दिखाओगे? आज ट्रंप को खुश करने के लिए, जिन्हें तुमने डैडी कहा, लिटरल सेंस में ये व्यक्ति डैडी बोला है भाई, इसे ये सोचना चाहिए था। और यही कारण है कि इसके बयान की अब निंदा हो रही है। लोग इसको उठा उठा करके पूछ रहे हैं कि रूट तुमने ये क्या कर दिया, तुम जिस तरह का सवाल पॉइंट बोल दिए हो, तुम्हें बचना चाहिए था, ट्रंप के शब्दों को तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अपनी नौकरी चलाए रखने के लिए ट्रंप को खुश करना था, पुराने 2018 के पाप मिटाने थे, इसके लिए टीआरपी गेम में नहीं उतरना था। तुम्हें पता नहीं तुम यूरोप को संकट में डालकर चले आए हो। तुम्हारे चक्कर में आने वाले समय में अगर ये लोग गलत कार्रवाई कर दिए, ये देश एक होकर के सप्लाई चेन बाधित कर दिए या फिर अपना बाजार रोक दिए, तो यूरोप की स्थिति खराब हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के जो वैल्यूज हैं वो निकल कर आते हैं। एक ट्वीट बड़ा अच्छा निकल कर आया जिसमें यह बात साफ मेंशन की गई कि नाटो चीफ ने भारत के साथ जो बर्ताव किया वो तो सराहनीय है ही नहीं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन खुद 7% तेल आज भी रशिया से मंगा रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया जो कि ऑलरेडी इसके साथ तेल मंगा रहे हैं, क्या उन्हें सैंक्शन किया जाएगा?
टर्की जो कि बड़ी मात्रा में रूस का तेल मंगाता है और वो खुद एक नाटो कंट्री है, क्या नाटो कंट्री उसके खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? तो जब ये रशिया के खिलाफ होने के नाम पर अपने नाटो मेंबर्स को, जो यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं या फिर जो इसके नाटो अलाइज हैं, उनको नहीं कुछ कहते, तो भारत को किस मुखौटे से कह पाते हैं? पर कुल मिलाकर के प्रेशर टैक्टिक्स हैं, भारत इस बात को समझता है। भारत समझता है, इसीलिए बहुत सारे मंचों पर यह कहता है कि यूरोप को कई बार लगता है कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। यह बात गलत है। भारत के विदेश मंत्री ने भी कई बार कहा है और पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है। एक और तर्क है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, रूस के साथ हमारा तेल लेना इनको दिखाई देता है, लेकिन आपके सामने मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। जैसे ऑयल के जो और प्रोडक्ट्स हैं उसमें तुर्की जो कि एक नाटो कंट्री है वो टॉप पर आता है रूस से आज भी सामान परचेज करने वालों में। क्रूड ऑयल में चाइना, कोल में चाइना, एलएनजी के अंदर यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है, पाइपलाइन गैस में यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है जो कि नाटो मेंबर्स भी हैं। ऐसे में और प्रोडक्ट्स में हम केवल एक जगह पर हैं और वो केवल ऑयल है। ऑयल के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स में खुद टर्की जो कि एक नाटो मेंबर है, एलएनजी के अंदर, लिक्विड नेचुरल गैस के अंदर यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना के द्वारा माल परचेज किया गया, यह सत्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें अमेरिका भी आज तक परचेज कर रहा है। मैं आपको बताया था मॉस्को टाइम्स की एक खबर के हवाले से 2 महीने पहले की, कि जिस एनरिच्ड यूरेनियम के नाम पर अमेरिका ने ईरान को छलनी कर दिया कि तुम एनरिच्ड यूरेनियम बना रहे हो, वो एनरिच्ड यूरेनियम खुद अमेरिका रशिया से आज भी परचेज करता है। भाई, एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल रशियन वार मशीन। और ये बात अल्टीमेटली बहुत बड़ा इनका दोहरा चरित्र दर्शाती है कि तुम यार खुद तो परचेज करते हो रशिया से और दुनिया को मना कर रहे हो। ऐसे में मार्क रूट का यह बयान केवल ढकोसलेबाजी है, एक तरह की ऐसी बयानबाजी जिसका वर्ड ऑर्डर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने यह बयान दिया है, इसकी भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो याद होगा कुछ समय पूर्व जब ट्रंप ने 140% से ऊपर टैरिफ लगा दिया था, तब चीन ने केवल रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोका और उसके रोकते ही तुरंत अमेरिका सरेंडर कर दिया और चीन के साथ ट्रेड डील कर लिया। यह है अमेरिका का असली सच। खैर, फिलहाल के लिए भारत को आवश्यक है कि इस विषय पर अब खुलकर बोले। टैरिफ के मामले पर नेगोशिएशन अपने स्थान पर है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के लिए भारत को आवश्यक है कि ऐसे किसी भी वक्तव्य का अच्छे स्तर पर, मतलब विदेश सचिव के माध्यम से ही नहीं अपितु विदेश मंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथियों, यदि आप चाहते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या एसएससी किसी भी जगह तैयारी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी से समझ विकसित करना, आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन इन विषयों पर इतना मजबूत हो कि भविष्य में जब भी आप इन विस्तार से चर्चा करने का मन करें तो आपको अंदर से ये इनर कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल बेसिक से समझा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बेसिक से, एनसीईआरटी से एक अच्छी समझ विकसित करना, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए मेरा बनाया हुआ कोर्स, जो कि मैंने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में चारों सब्जेक्ट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, इतनी ही बड़ी स्क्रीन पर, साथ में सारे टेस्ट कंटेंट पूरी तरह से डाउनलोड करने योग्य। उसे आप हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हाँ, ये जो हमने कोर्स बनाया है ना, इसमें जो कंटेंट पढ़ाया गया है आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो प्रिंट हम आप तक भेजें, तो हमारे द्वारा आपके लिए प्रॉपर अपने नोट्स को वापस से रीराइट करवा दिया गया है, अपडेट करवा दिया गया है। इस साल 2025 के मध्य तक की सारी जानकारियां, चाहे वो इकोनॉमी हो या राजनीति, इन सभी में हमने आपकी जानकारियां अपडेट करा के हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध करा दी हैं। आप अगर केवल नोट्स चाहते हैं तो भी उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से या फिर इस YouTube स्टोर से जो नीचे दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।